नमस्कार, स्वदेश की बात आशुतोष के साथ के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जय हिंद। जी हाँ, जय हिंद ये वो नारा है जो कि हमारे देश के शूरवीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें दिया था और हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। लेकिन आज नेताजी पर सियासत हो रही है। ये सियासत क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए मैं पहले आपको 3 बाइट्स जो हैं वो सुना देता हूं। आप पहले वो सुनिए। उस वीर को जिसका जो है जुड़ाव भारतीय संस्कृति सनातन व्यवस्था से था, उसको इतिहास से गायब करने का कार्य कांग्रेस की सरकारों ने किया है। निश्चित रूप से इस पूरे मामले में इस वैभव को वापस लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। इतिहास को सुदृढ़ और सही तरीके से पेश करने का काम हम लोग कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारे सही इतिहास को जाने। और इसलिए आदरणीय मोदी जी ने इस बार फैसला किया है कि 125वीं जो उनकी जयंती है उसको गौरव दिवस, पराक्रम दिवस के नाम पे मनाया जाएगा। और निश्चित रूप से इस गौरव गाथा से जो आगे की पीढ़ियां हैं उनको एक सीख मिलेगी कि किस तरीके से आप देश के लिए अपना जो है सर्वस्व बलिदान कर सकते हो। जिन्होंने उनको ना पढ़ा है, ना समझा है, ना जाना है, जो उनका स्वांग रचने के लिए प्रयास जरूर करते हैं पर उनको समझने का प्रयास नहीं करते, वो ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में किसी को बताया नहीं गया। जिन्होंने कभी सुभाष चंद्र बोस के मार्ग को नहीं समझा, वो मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बोलने से पहले 4 बार सोच लें कि आखिर वो बात किसके बारे में कर रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज की अपनी ताकत थी। आज़ाद हिंद फौज ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और अंग्रेज यदि देश से भगे थे तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी की सोच भी उसमें अपने आप में शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास और एक नई गणना करना चाहती है, तो वो मेरे पार्टी से जुड़े हुए मेरे जो अग्रज हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग आज तक चलते आए हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, भारतीय स्वतंत्रता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया है वैसा काम शायद ही किसी दूसरे ने किया है। आमतौर पर क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन एक 4, 5, 8, 10 का समूह बना करके हुए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाकायदा अंग्रेजों के खिलाफ मिलिट्री की तैयार की और ठीक वैसी ही मिलिट्री उन्होंने तैयार की जैसी मिलिट्री अंग्रेजों की हुआ करती थी और मिलिट्री को उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दी। ये बहुत अद्भुत काम उनका है। 1940 में तो एक बार अंग्रेजों ने उनको मारने का आदेश दे दिया था और वो नज़रबंद थे। 1941 में अंग्रेजों की जो निगरानी थी उसकी चौकसी को और उनके पहरे को धता बता कर निकले। भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज के बाद केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जो बाकायदा दूसरे की कैद से निकले, लेकिन उसके बाद भी उनके इतिहास को ना तो समझाया गया और ना उसको पढ़ाया गया। तो बोस को अपना बनाने की होड़ लगातार जारी है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी इस मुद्दे पर एक दूसरे से बाजी मारने के लिए आगे बढ़ती नजर आई। कुछ तस्वीर और कुछ बाइट्स के माध्यम से और बेहतर समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए देश में नहीं विदेश में जाके आजाद हिंद फौज का गठन किया और जिनके पराक्रम के कारण ही अंग्रेज विवश हुए भारत छोड़ने के लिए, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसे विद्यार्थी जो समाज सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए उत्कृष्ट काम करेंगे, पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे, ऐसे 5 विद्यार्थियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित करेगी। सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। करो, उधार की ताकत देश और समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
उन्हीं सूक्तियों पर अपने देश को सक्षम सशक्त बनाने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी माननीय प्रधानमंत्री ने इन्हीं सूत्र वाक्यों के आधार पर हम अपने मध्य प्रदेश को, अपने भारत को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, अपना स्वत्व जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं उसको और आगे ले जाने का प्रयास कैसे करें, इस संकल्प के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को हम आज नमन करते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। मैं पूरे भोपाल वासी, मध्य प्रदेश वासी और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता उन्होंने ही कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरा अगर कोई नेता है दुनिया में तो केवल महात्मा गांधी। दूसरा उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और युवाओं को प्रेरित किया उन्होंने और एक आज़ाद हिंद फौज बनाई जो अंग्रेजों से लड़ी। और जय हिंद ये नारा अगर किसी ने दिया है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कुल मिलाकर देश की आज़ादी में उनकी बहुत भूमिका रही, युवाओं को प्रेरणा दी। और आज मैं समझता हूं कि राष्ट्र उनका कृतज्ञ है, कांग्रेस पार्टी उनकी कृतज्ञ है जिसके वो अध्यक्ष रहे। और जो लोग आज के युग में उनका नाम चुराने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं रहे। अभी सुना है बंगाल में भी कोई रैली निकालने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति चौराहों से हटा दी। और ये मूर्ति कांग्रेस के ज़माने में हमने यहाँ पे लगाई है और हम लोग सब प्रेरणा लेते हैं और आज देश प्रेरणा लेता है। और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक थे वो। उनकी ब्रिगेड में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई लड़ी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस उसी रास्ते पे चलेगी। तो आपने देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से सियासत पूरी तरह से यहाँ पर हावी हो चुकी है। नेताजी के नाम की सियासत यहाँ पर जारी है। इस मुद्दे को समझेंगे और देश की राजनीति पर, हमारे समाज पर इसका क्यों असर पड़ सकता है और हमें जानना क्यों जरूरी है। इसलिए बेहद ही खास और बहुत ही विस्तृत पैनल मैंने इस समय स्टूडियो में आमंत्रित किया। उनका तारुफ आपसे करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रवीण नापित जी। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल सिंह राठौड़ जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और हमारे मार्गदर्शक रमेश शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इतिहास के झरोकों में हमको लेकर जाएंगे प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर सुरेश मिश्रा जी। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमन है। सुरेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा क्योंकि एक बेस यहां पर खड़ा होना बेहद जरूरी है चर्चा के शुरू होने से पहले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर आपने देखा किस तरह से खींचातान मची हुई है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि आपने तो उनको भुला दिया था, आपने कुछ लोगों को ही इतिहास में जगह दी। नेताजी आपके कभी भी उस सम्मान, जो सम्मान चाहिए था, वो आपने नहीं दिया। ये आप लगातार बयानों में सुन रहे हैं। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है सर? थोड़ा चाहेंगे कि आप उस पर प्रकाश डालें। देखिए, आपकी चर्चा का जो शीर्षक है आज कि नेताजी किसके, तो मेरा निवेदन ये है कि नेताजी तो भारत के हैं, किसी पार्टी की बपौती नहीं है वो तो भारत के हैं। हाँ, ये चर्चा ज़रूर हो सकती है कि उनकी विचारधारा कैसी थी और उस समय की जो राजनीतिक पार्टियां थीं उनसे उसका तालमेल कितना था। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस ज़माने में जबकि वो सक्रिय थे, दो तरह की, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिसको अपन कांग्रेस कहते हैं, इसके अलावा एक सशस्त्र क्रांति की जो क्रांतिकारियों की विचारधारा थी वो विचारधारा थी। तो ये समानांतर राजनीतिक विचारधाराएँ ही चला करती थी उस ज़माने में। तो हमें ये देखना है कि नेताजी की विचारधारा कैसी थी। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। असल में क्या था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से तो जो विद्यार्थी थे तभी से जो उनकी विचारधारा थी वो एक सशस्त्र विद्रोह की थी, सशस्त्र क्रांति की थी। जैसे जब वो इंग्लैंड से लौट के आए, नहीं इंग्लैंड से लौट के जब आए तो दो चिट्ठियाँ उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखी। तो एक चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ लिखा कि मेरा ख्याल है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो उसको शस्त्र उठाना ही होगा। बिल्कुल संक्षेप में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अब देखिए, यहाँ से हमको पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही कुछ शांतिवादी या समझौतावादी या मध्यम मार्गी इस विचारधारा के कभी रही नहीं। वो शुरुआत यहीं से होती है और इसी कारण से उनका मतभेद क्रमशः कांग्रेस से होता गया। मतभेद कांग्रेस से होता गया जी। तो जिससे एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि 1928 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो कलकत्ता के अधिवेशन में गांधी जी ने कहा
कि भाई डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन तभी सुभाष बोस ने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में नहीं, हम पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में हैं। और यही पूर्ण स्वाधीनता के बाद में फिर कांग्रेस ने अपनाया, लेकिन शुरू से ही उनके वैचारिक मतभेद तो होते ही रहे। और आगे चलिए, अगर मैं यूरोप की एक घटना का जिक्र करूं कि 1936 में जब वो भारत आ रहे थे, उसके पहले वो मुसोलिनी से मिलने गए। तो मुसोलिनी ने उनसे पूछा कि भाई क्या आपको भरोसा है कि भारत आज़ाद हो जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ, हमको बिल्कुल भरोसा है। तो उन्होंने कहा ये बताइए कि भारत की आज़ादी के लिए आप कौन से तरीके अपनाएंगे? क्या संशोधनवादी तरीका अपनाएंगे या फिर सशस्त्र क्रांति का तरीका अपनाएंगे? तो उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से कहा कि हम तो सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र संघर्ष का तरीका अपनाएंगे। तो ऐसी घटनाएं लगातार आपको मिलेंगी उनके विचारों के बारे में, जो वो समझौतावादी नीति, मध्यम मार्गी नीति, इसके बड़े खिलाफ थे। ऐसे दृष्टांत और भी दिए जा सकते हैं चर्चा के आगे। बिल्कुल रमेश सर, मैं आपसे भी चाहूँगा कि काफ़ी कुछ एक आधार तो बताए दिए गए कि उनकी विचारधारा तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेताओं से मेल नहीं खाती थी। और सर एक मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बीच में आपको टोकना उचित समझा, डोमिनेशन क्या आपने बताया था सुरेश? किस विचारधारा के उस समय के कांग्रेस पार्टी पक्षधर थे? पूर्ण स्वाधीनता के अलावा जो आपने शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया है, क्या था वो सर? डोमिनियन स्टेटस। सर इसका थोड़ा अर्थ थोड़ा विस्तार पूर्वक बता दें हल्का सा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहेंगे, एक डोमिनियन के रूप में उसके अधीन रहेंगे। हम एक राज्य हमारा रहेगा लेकिन उसके अधीन हम रहेंगे। ये किसकी विचारधारा थी सर? ये गांधी जी की थी विचारधारा। 1928 की बात कर रहा हूँ, कलकत्ता अधिवेशन की। 1928 में महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा थी वो अंग्रेजों के अधीन रहकर ही, हाँ, कि हमको जैसे अर्ध स्वतंत्रता जैसे होती है, अर्ध स्वतंत्रता, हाँ, माने हमारा शासन रहेगा लेकिन आपके अधीन रहेंगे हम, एक डोमिनियन के रूप में हमको, जैसे कनाडा पहले डोमिनियन था वैसा। ठीक है, ये बड़ी बात सर, मुझे तो कम जानकारी थी, मैं आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल पाई। कोई बात नहीं। रमेश सर, काफ़ी एक आधार यहाँ पर बन चुका है। थोड़ा और मैं चाहूँगा सर कि विचारधाराओं को, क्योंकि खींचातानी मची हुई है किसके नेताजी, अब यहाँ तो कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि नेताजी तो शुरुआत से जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी तत्कालीन, उनसे उनके विचार मेल नहीं खाते थे। और आप थोड़ा और प्रकाश डालिए सर। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात आपने सही कही और प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बात कही। ये जो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन से पहले जब चौरा चौरी कांड हुआ और गांधी जी ने कोर्ट में ये बात को कही कि हमारा उद्देश्य अंग्रेजों के विरुद्ध केवल हम ये चाहते हैं कि भारतीय योग्यता में, क्षमता में, प्रतिभा में और दक्षता में अंग्रेजों से कम नहीं है, भले ब्रिटिश इंडिया रहे लेकिन भारतीयों को स्वतंत्रता मिले, ये उन्होंने बात कही। और यही बात आगे चल करके अगर आप देखें तो 1938 में जो अंतरिम सरकार बनी थी और जो कांग्रेस के समझौते से बनी थी, वो उसी तरीके से अंतरिम सरकार 1936 में, सन भूल रहा हूं, प्रोफेसर साहब बताएंगे, उसका उद्देश्य भी यही था। और फिर आगे चल करके जब आज़ाद हुए हम, 1947 में आज़ाद हुए, 2 टुकड़े हुए भारत के, तो पाकिस्तान ने पहले दिन से, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट था और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट था तो उसके लिए उन्होंने जो उनका मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर बनाया, लेकिन भारत ने ब्रिटिश इंडिया मंजूर किया और ब्रिटिश इंडिया मंजूर करने के कारण ही जो अंग्रेजों का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन, वो हमारा प्रथम गवर्नर जनरल था। तो कुल मिलाकर के ये तो इतिहास की घटनाएं हैं, इस पर तो एक लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन ये बात सही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझौतेवादी बिल्कुल नहीं थे, वो सशस्त्र संघर्ष चाहते थे। और सशस्त्र संघर्ष भी उन्होंने जब देखा कि सशस्त्र संघर्ष जो क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष है वो गुटीय संघर्ष है, उनको लगा कि एकजुट हमको कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए और एकजुटता के लिए फिर उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की। और इसके अलावा फिर उन्होंने जो एक कॉल दिया, जिस कॉल के कारण अंग्रेज घबराए, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन दूसरी बार जो परिस्थितियां बनी और जो उनको असहयोग हुआ उसके कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया और अलग से फिर एक दल उन्होंने बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और एक अलग दल बनाया। पहले उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, फिर आज़ाद हिंद फौज बनाई। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो अपील भारतीयों से की थी कि तुम अगर नौकर हो, अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़ रहे हो, विशेषकर खास तौर से नेताजी जब वहां द्रवित हुए, जब अंग्रेजों की हिफाजत करते हुए फ्रांस में भारतीय सैनिक मारे गए सेकंड वर्ल्ड वार में, अगर आप देखें तो ये जो हमारा इंडिया गेट बना हुआ है दिल्ली का, ये उन शहीदों की, उन सैनिकों की स्मृति में बना हुआ है जो भारतीय सैनिक थे लेकिन अंग्रेजों की हिफाजत करते हुए मारे
गए थे फ्रांस और दुनिया के दूसरे कोनों में, तो उन्होंने उन सैनिकों से आह्वान किया कि तुमको अगर युद्ध करना है तुम अंग्रेजों की हिफाजत में नहीं बल्कि अंग्रेजों से भगाने के लिए युद्ध करो। और बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिक जो भारतीय थे वो भारतीय आज़ाद हिंद फौज में आए। यहाँ से अंग्रेजों को उनको चिंता हुई। और फिर 1940 की घटना है, अगर मैं थोड़ा गलत हूँ तो प्रोफेसर साहब हैं वो मुझे ठीक करेंगे। 1940 में अंग्रेजों ने नज़रबंद किया शिवाजी महाराज को, और नज़रबंद करके उन दोनों अंग्रेज दो तरीके से मारा करते थे, एक तो सीधा गोली मारना और दूसरा बंद करके प्रताड़नाओं से उसका वध कराना। तो ये बात नेताजी को पता चली और 1941 में नेताजी फिर वेश बदल करके कलकत्ते से निकल करके काबुल गए और काबुल से फिर वो जापान पहुंचे। तो भारतीय इतिहास में शिवाजी महाराज के बाद सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण ऐसा मिलता है कि जो कैद से भागे, शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से भागे, और कुल मिलाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की कड़ी निगरानी के बीच में पठान का वेश रख करके भागे, निकले वहां से, भागे शब्द में वापस लेता हूं, वहां से निकले और फिर उन्होंने लड़ाई को अगर अंजाम दिया। और बड़ी कल्पना की बात है कि आपने जो जय हिंद का नारा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जय हिंद का नारा जो आज हम लगाते हैं नेताजी का दिया हुआ है। दूसरा, आज़ाद हिंद फौज की स्वतंत्र सरकार जो उन्होंने गठित कर ली थी उसको दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दे दी थी। तो कुल मिलाकर के वो राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्र के नेता हैं, उनको किसी राजनीतिक दल में बांधना मैं तो उसको उचित नहीं समझता। और इसका एक कारण भी है, आज़ादी के बाद वर्षों तक अंग्रेजों ने जो उनका कौन सा कार्नर अंग्रेजी में नोटिस जारी होता है जिसको वारंट होता है, जिसमें पकड़ने का होता है, वो आज़ादी के बाद भी भारत में जारी रहा। पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत में अगर मान्यता मिली तो 1977 में मिली। तो कुल मिलाकर के जो भी इतिहास में हो गया उसके लिए नहीं जाना, कौन उसके लिए दोषी है हम उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहते, किसको श्रेय दिया जाना चाहिए हम उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन नेताजी जननायक हैं। नेताजी का जो व्यक्तित्व है, खासतौर से 1 मिनट और लूंगा मैं, समय ज़्यादा हो रहा है हालांकि आशुतोष जी, कि एक बच्चे का निर्माण कैसा होता है। ये मैं आप अगर देखेंगे तो नेताजी की जो माँ थी, नेताजी की माँ बहुत पढ़ी लिखी माँ थी, धार्मिक विचारों की थी, संस्कृति से जुड़ी हुई थी। उनके पिताजी एडवोकेट थे और ख़ासतौर से वो मुकदमे लड़ते थे जो अंग्रेजों की जाति के आधार पर मुकदमे दर्ज किए, वो मुकदमे लड़ते थे। तो मोटे तौर पर एक बच्चे का निर्माण अगर होता है तो परिवार के वातावरण से होता है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये भी दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ कि आप भविष्य के बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। भविष्य का जो बच्चा है वो सिनेमा के आदर्श को लेकर के बच्चा नहीं बनेगा। आपके परिवार में जो संस्कार है उसके आधार पर आप बच्चों को निर्माण करके बनाइए, क्योंकि जिस तरीके से देश में आज चुनौतियों की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने केवल सेना ही नहीं बनाई थी, उन्होंने खास तौर से आप कल्पना कर सकते हैं उनका मनोविज्ञान, उन्होंने जिन सैनिकों की ट्रेनिंग में कबड्डी का खेल शामिल किया था, और कबड्डी के खेल में उनका सोचना यह था कि इसमें जो मनोविज्ञान काम करता है कि एक बच्चा जाता है कबड्डी कहते हुए, जो 4 लोग पकड़ते हैं और श्वास को रहते हुए उसको 4 से छुड़ा करके लौट के आना है, यानी सेल्फ डिफेंस कैसे करना है और आक्रमण कैसे करना है कि एक बंदा 4 आदमियों को आउट कर दे। तो उन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए, तो ये जो भारत के खेल है, छोटे मोटे खेल है, हमारी संस्कृति है, हमारी शिक्षा है, हमारी भाषा है, इस पर जो नेताजी का जोर था मैं समझता हूँ उसको दिया जाना चाहिए। और राजनीतिक बहस जो लोग कर रहे हैं उनको करने दें। और मैं तो इस मामले में सरकार का, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करूँगा। उन्होंने पराक्रम दिवस की घोषणा की और जिस तरीके से आज देश में उन्होंने माहौल बनाया, और न केवल सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्र के जो भी और नायक हैं जो कोने कुचारे में चले गए हैं, तो उन सबको भी आज याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये इतिहास में किस हद तक उनको स्थान मिला नहीं मिला, राहुल जी, आज़ादी के बाद से आपकी सरकार थी, अब तक जैसा कि सुरेश मिश्रा जी ने बताया, जैसे कि रमेश शर्मा जी ने बताया, कहीं ना कहीं विचारधारा कांग्रेस से तो मेल नहीं खाती थी। ठीक है, हमारे देश के नेता हैं, लेकिन जिस तरह की अभी खींचतान मची हुई, आपने तमाम जो है बाइट्स वक्तव्य भी सुने हैं, क्या आप अब भी समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वो नेता थे या भारत के नेता थे? सर्वप्रथम तो मैं आज उनको उनकी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि वो कांग्रेस के तो नेता क्या थे, मेरे राष्ट्रीय में आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे 2 बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नायक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उस कांग्रेस पार्टी के। दूसरी बात, मेरे आदर्श महात्मा गांधी है, उनको उन्होंने राष्ट्रपिता का नाम दिया। ये मुझे आपके जो नेता कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी आपकी विरासत को खींच रही है, वो अपना बना रही है, बोस को अपना बना रही है, इस तरह के वक्तव्य आपने सुने भी और भी बहुत सारे वक्तव्य जी। थोड़ा सा मेरी बात को सुन लीजिए, मैं पहले उनको प्रणाम कर रहा हूँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की,
तो बंगाल का अगर चुनाव नहीं होता तो मैं चैलेंज से कहता हूं, इनको सुभाष चंद्र बोस जी याद ही नहीं आते सर। पिछले वर्ष कहां थे नरेंद्र मोदी जी? अब प्रधानमंत्री तो दूसरी 2014 में बने थे ना। अगर इतना ही प्रेम था सुभाष चंद्र बोस जी से तो 2014 मतलब ये जनवरी 15 जो आई थी, 23 जनवरी 2015 को ही पराक्रम दिवस की घोषणा कर देते। आज क्यों बंगाल में जाकर, जिस राज्य में उन्हें चुनाव लड़ना है, जहां सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, आज 6 साल बाद वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी याद आ गए? ये कैसी विचारधारा है? आप जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य के एक लीजेंड पर आप आ जाते हैं और आप सीधे नेहरू जी, गांधी जी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये कांग्रेस 70 सालों में कुछ नहीं करा। अब आप कह रहे सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं पूजा, आने वाले समय में आप कहोगे महात्मा गांधी को भी कांग्रेस ने कुछ नहीं। मैं एक मिनट राहुल जी सुनिए, राहुल जी बात तो सुनिए, इन बातों से राहुल जी बात तो सुनिए, करें। एक बात तो सुनिए, क्योंकि बड़े बड़े इतिहासकार और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं नेट से देखकर थोड़ा बता रहा हूँ, एक बहुत ही सम्मानित वेबसाइट से, कि जब चुनाव हुआ था, मैं सर सुरेश मिश्रा जी का गलत बोलूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जब चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद का, उसमें गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ। उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीत गए, यानी कि गांधी जी नहीं चाहते थे, उन्हें तो उनका पट्टाभी सीतारमैया जी को सामने खड़ा किया था। इस वजह से गांधी जी ने कहा ये मेरी हार है, क्योंकि मेरा जो प्रतिनिधि है पट्टाभी सीतारमैया, उसकी हार हुई, उनकी हार हुई है। यानी कि गांधी जी तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ तो उम्मीदवार तक खड़ा कर दिया था। प्रवीण नापित जी, आपका वक्तव्य मैं लेना चाहूंगा इस पे कमेंट। देखिए, अभी मैं सबकी सुना था, सुरेश मिश्रा जी से लेके मेरे बड़े भाई रमेश चंद जी की। अब मैं कहाँ से या दृष्टांत से चालू करूँ? राजनीतिक जो बयानबाजी हुई वहाँ से। मेरे जो सहयोगी मित्र बैठे हैं, मैं तो काफ़ी समय से पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं उन इतिहासों में नहीं गया, पर आज अगर ये डिबेट आई है तो मैं बता दूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रदेश के प्रधानमंत्री बने, उस सुभाष चंद्र बोस जी के पूरे परिवार को दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास पर सम्मान से भोजन के लिए बुलाया और सारे के सारे जितने भी दस्तावेज हैं देश के हित के लिए वो भी उनके परिवार ने दिए। ऐसा कभी क्या हुआ क्या? देश की आज़ादी के बाद से आज तक इतिहासकार इस पैनल में बैठे हैं, मुझे बता दें। ये बातें करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उस परिवार के साथ नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। क्या भारत रत्न किसने दिया? मैं उस पर भी जानना नहीं चाहता हूँ, किसने दिया। यह कह रहे हैं जिस राज्य में होता है उस वहाँ के लीजेंड के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके विरुद्ध लड़े। बाबा साहब को आपको अधिकार मुझसे बात करने, एंकर मुझसे प्रश्न करेंगे, ये आप नहीं करेंगे ना। आप एंकर के राहुल जी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, फिर सब अवसर देंगे। जब अम्बेडकर जी यहाँ तो इतिहासकार बैठे हैं, 2 बार जब चुनाव लड़े लोकसभा का, और उन्हीं लोकसभा का चुनाव हराने का प्रयास कुछ कांग्रेस ने किया। कुछ जो उनको चुनाव हराने का प्रयास किसने किया? कांग्रेस ने किया। हमने तो लंदन से लेके दिल्ली से लेके महू के सारे हमने जहाँ जहाँ अम्बेडकर जी रहते वो बनवाए। हमने सुभाष चंद्र बोस जी, हमने कोई चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन उसके लिए खड़ी रहती। हमने सुन तो लीजिए, अरे कहाँ की बात। सारंग जी की विधानसभा में मूर्ति हटाई गई है। क्यों हटाई गई? क्यों हटाई गई? क्यों हटाई गई? क्यों हटाई गई? मैं बता रहा हूँ ना। अरे क्या आप तय करोगे कि शहर का निर्माण कैसे होगा? आप कोई, अरे मतदाता होगे तुम, जिस दिन मतदान होगा उस दिन बुला लिया जाएगा आपको। जब सरकार है, सरकार जब काम करती है तो काम कर, नहीं हम अहंकार नहीं, हम इसलिए हटाइए कि नहीं, वहाँ पे हाईवे बन रहा है, जो लगी थी हाईवे बन रहा है, सिंह जी के कार्यकाल में लगी थी। 15 साल आपने कहा मूर्ति लगाई। एक मिनट, ठीक है। और 2015 से एक मिनट मैं सुरेश मिश्रा जी, सुरेश एक और उल्लेख यहाँ पे मिलता है। मैं बता दूं, इन्होंने कहा नहीं, ठीक, 4 लाइन जब बनता है, 4 लाइन जब बनता है। प्रवीण जी देखिए, एक सार्थक यहाँ पर एक चर्चा हो, बहस का शब्द ही मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं तो चर्चा का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज देश ये जाने, स्वदेश के इस प्लेटफॉर्म से, कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास में क्या वाकई में उचित स्थान दिया गया, नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं दिया गया,
और क्या वजह रही कि नेताजी जैसे विराट व्यक्तित्व को हम उस तरह से हम लोगों को इतिहास में हम जैसे आप और हम जैसे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिले जो होना चाहिए था। क्या मैं ये दो सेकंड बहुत जल्दी सर मेरे को क्या मुझे बता दें 2014 मोदी जी के बाद मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों को जिस सम्मान से दिल्ली और प्रधानमंत्री आवास पर रहना भोजन के लिए, उससे पहले का कहीं कोई इतिहास हो तो मुझे बता दीजिए। देश के इतने सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिए, एक बार भी किसी ने सम्मान से बुलाया उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी पूरी की पूरी कहीं के अभी क्या रहेगा, कैसे क्या हुआ, एक अगर कोई इतिहास हो तो मुझे बता दें। 23 जनवरी 2022 को नरेंद्र मोदी बंगाल जाएंगे पराक्रम दिवस मनाने, आप देखिएगा नहीं जाएंगे। राहुल जी एक मिनट ठीक है, वो कह रहे हैं कि चलिए मोदी जी तो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उससे पहले आपके तमाम प्रधानमंत्री सरकार थी, आपकी सरकारों ने क्यों नहीं बुला लिया, आपकी सरकारों ने क्यों नहीं उनके परिवार को प्रतिष्ठित करा। और अब ये सवाल जो पूछने जा रहा हूं मैं, जिज्ञासा सर मैं आपसे पूछ रहा हूं सुरेश जी, दो जिज्ञासा है मेरी। पहली जिज्ञासा जो है कि भगत सिंह जी की फांसी को लेकर भी गांधी जी से क्या गतिरोध थे सुभाष चंद्र जी के? क्या उन्होंने उनसे कहा था कि इस भगत सिंह जी को रिहा करा देना चाहिए, अंग्रेजों से उनका जो पैक्ट था उसको तोड़ देना चाहिए, और गांधी जी ने ऐसा नहीं किया? क्या ये सच है सर? मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, भगत सिंह जी की फांसी से भी संबंधित कोई वार्तालाप है सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच में? देखिए, सुभाष जी के बारे में और भगत सिंह जी के बारे में ना बात करके मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ, फिर ये चर्चा करता हूँ। एक तो मेरा जो खास जोर है चर्चा का कि उस समय की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सुभाष बोस की विचारधारा में कहाँ कहाँ फ़र्क था, ये मैं बताना। 2-3 मैंने बात बताई आपको, बाकी रह गया था जी। जैसे 1929 में जब कराची में भारत नौजवान सभा पर जब व्याख्यान दे रहे थे जब सुभाष बाबू, तो उन्होंने कहा था देखिए कि कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस में थे वो, तो उन्होंने कहा था देखिए कांग्रेस जो है एक समझौतावादी सरकार हो गई है, बहुत ही ढुलमुल है वो, और वो उसका स्थिर नहीं है। वो ऐसा रिश्ता सरकार से, अंग्रेज सरकार से बना रही जैसे किराएदार का होता है कि मकान है, हम किराया देंगे, किराए रहेंगे। तो वो कहते ही हैं कि ये सब गलत है, होना ये चाहिए कि उनको सशस्त्र रूप से विरोध करना चाहिए सरकार का। ये रिकॉर्ड में है, कभी आप देख लेंगे नेट वगैरह में। एक बात तो ये। दूसरे, जब त्रिपुरा कांग्रेस के बाद सुभाष बोस ने त्यागपत्र दिया तो सवाल ये था कि कौन कौन से मुद्दे थे जिसके कारण पट नहीं रही थी बात इनकी। तो 3 मुद्दे इसके सामने आते हैं। एक तो ये बात थी कि कांग्रेस को यह असुविधा थी कि जो सुभाष बोस हैं वो हर बात में ब्रिटेन का विरोध करना चाहते हैं, हर बात में। एक बात तो ये। दूसरे, जो नरम गरम दाल वाले जो थे वो क्रांति की बात करते नहीं थे, समझौतेवादी बात करते थे। दूसरा बिंदु उनका ये है कि वो औद्योगिकरण के बहुत ज़ोर से पक्षधर थे सुभाष बोस। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1938 में जब वीना पैक्ट हुआ, हिटलर ने किया, तो सुभाष बोस ने स्पष्ट घोषित कर दिया कि अब तो महायुद्ध होगा ही, जबकि आमतौर पर महायुद्ध के बारे में कांग्रेस की नीति उसमें काफ़ी ढुलमुल थी। ये 3 कारण खास बताए गए हैं। और आखिरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिसकी जैसे भी बात हुई कि बम्बई में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया, सब जानते हैं और बड़ी तालियां बजती इसके बारे में। लेकिन ये शायद पता नहीं होगा आपको, अगर आप उस समय के वक्तव्य देखें, व्याख्यान देखें, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रॉयल इंडियन नेवी ने जब विद्रोह किया तब वह कांग्रेस का समर्थन नहीं था, बल्कि उसको दबाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वापस लो, नहीं तो सरकार नाराज हो जाएगी। और जो जुलूस क्या लगा सर, कांग्रेस ने उस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने कहा नेताओं को बुला के कहा ये खत्म क्यों, अगर आप ये सब गड़बड़ करेंगे तो हमको जो आज़ादी मिलने वाली कुछ दिनों के बाद वो उसमें डिले हो जाएगी। और अब आप सब, वो जुलूस बहुत बड़ा निकला। और शायद आपको पता नहीं होगा कि रॉयल इंडियन नेवी के समर्थन में जो बहुत बड़ा जुलूस था वो कांग्रेस का जुलूस नहीं था, वो कामगारों का जुलूस था, कारखाने के जो बम्बई में जो कामगार थे उनके कामगारों का जुलूस था वो। और ये बहुत स्पष्ट बात है कि जो उच्चाधिकारी थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा नहीं भाई इसको वापस लो आप, और वापस लेना पड़ा उनको, वापस उन्हें लिया। ये 2-3 घटनाएं जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये सिद्ध करने के लिए कि कांग्रेस से उनकी पटरी कई कारणों से बैठ नहीं रही थी। अब आप बात कर रहे हैं भगत सिंह की जी, क्योंकि भगत सिंह के बारे में बहुत साफ है कि भगत सिंह के पक्ष में उन्होंने वार्ता की सरकार से, और लेकिन सरकार ने तवज्जो नहीं दिया है और भगत सिंह को फांसी हो ही गई। और गांधी जी पहले दबाव डालना नहीं चाहते थे, लेकिन चिट्ठी उन्होंने लिखी जिसको लॉर्ड इरविन ने स्वीकार नहीं किया।
क्या भगत सिंह जी ने खुद गांधी जी से इस पर चर्चा की, माफ कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद गांधी जी से चर्चा की कि भगत सिंह जी के मुद्दे पर आपको आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए? नहीं, भगत सिंह तो जेल में थे, तो कैसे चर्चा करते हो? सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र जी ने। हाँ, ये मुझे इस बारे में पक्की जानकारी नहीं कि सुभाष ने बात की कि किसी और ने बात की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सर, रमेश सर, इससे तो ये पता चलता है कि काफी आंदोलन को कांग्रेस जो है वो डिफ्यूज कर दिया करती थी उस जमाने के जो कांग्रेस के जो नेता थे, जो जिस तरह की जानकारी मिश्रा जी बता रहे। देखिए, मोटे तौर पर देखिए, दो बात समझ लीजिए। गांधी जी और कांग्रेस मोटे तौर पर ये जो आक्रामक आंदोलन है उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थी, और ये भगत सिंह को लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी से चर्चा की थी, और ये मौजूद है, नेट पर भी इसका विवरण है, और एक किताब है उसमें इसका विवरण है, किताब का नाम भूल गया, बल्कि उसमें एक और बात आती है, एक पुस्तक है, उसका राइटर का नाम इस समय भूल गया, कि उस समय जो अंग्रेजों के लॉर्ड इटली थे वो मेरे ख्याल से 64-65 में भारत आए, और अंग्रेजों और जो गवर्नर थे उस समय बंगाल के, वो उनसे मिले और सुभाष चंद्र बोस से चर्चा हुई, और उन कारणों पर चर्चा हुई जिन कारणों के कारण कांग्रेस ने सुभाष बोस को महत्व नहीं दिया। ये पुस्तक है अभी, और ये कल परसों ही किसी चैनल पर इस किताब का विवरण आ रहा था। गांधी या नेताजी, गांधी जी सुभाष बोस, जी हाँ। तो वो जो है, ये डॉक्टर साहब ने नाम बताया उसका, तो कुल मिलाकर के ये जो सारी की सारी परिस्थिति थी, आप अगर देखें कांग्रेस के आंदोलनों को इस घटना से बहुत पहले, अगर जिन दिनों लाल बाल पाल थे, खासतौर से गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर, ये जो लोग थे, इन लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र जी, ये जो लोग थे, कांग्रेस के किसी अधिवेशन में, शायद लाहौर अधिवेशन में बाकायदा झगड़ा हुआ, और इन लोगों को हाथ पैर या लखनऊ अधिवेशन में, यहाँ जगस्थान का नाम भूल रहा हूँ, इनको मारपीट करके वहां से बाहर निकाला गया, तो कुल मिलाकर के अलग हुए। और आगे चल करके कांग्रेस किस रास्ते पर जा रही होगी, खुद गांधी जी ने, जो पट्टाभी सीतारामैया का आपने जिक्र किया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कांग्रेस का इतिहास, और उसका जो 53 का पब्लिकेशन था, हालांकि कांग्रेस ने 86 में उसका नया संस्करण निकाला, तो उसमें से गांधी जी के कुछ लेख कम किए हैं उन्होंने, और चूंकि काफी मोटी हो गई थी, लेकिन 53 का जो पब्लिकेशन है उसमें गांधी जी ने 1938 में गांधी जी ने, या 36 में गांधी जी ने एक लेख लिखा था, और कहा था कि कांग्रेस में पद लोलुप स्वार्थी लोग घुस गए, और उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। बड़ी मजेदार आपको एक बात बताऊं, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वो गांधी जी ने कॉल इंडिविजुअल दिया था, कांग्रेस उससे जुड़ी है। तो कहने का अर्थ जो है, इतिहास में बहुत सारे घटनाक्रम ऊपर नीचे हैं। हम लोग सुभाष बोस पर बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से सुभाष बोस किसी राजनीतिक दल में या राजनीतिक विचार में उनको बांधा नहीं जा सकता, वो राष्ट्र नायक थे। इससे अंदाज लगाइए, आज़ादी के वर्षों तक सुभाष चंद्र बोस को लेकर सुनकर ये लग रहा है कि उन्होंने ज्यादा विरोध, अंग्रेजों से ज्यादा विरोध तो उनको कांग्रेस पार्टी से हुआ था। निश्चित रूप से ये बात सही है। और ये भारत का इतिहास में आपको आशुतोष जी बताऊं, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा भारत में जो भी राष्ट्रभाव लेकर के आगे बढ़े हैं, उनका विरोध भारत में ही बहुत ज्यादा हुआ है। चाहे वो पृथ्वीराज के समय की आप बात देख लें, या मराठों के समय की आप बात देख लें, या जो भरतपुर के राजा थे उनके बात, किसी का भी, या सिखों के विरुद्ध आप बात देख लें, भारत के अंदर ही ज्यादा विरोध हुआ है। और चाहे विजयनगर का आजकल ये जो दिन चल रहे हैं, ये विजयनगर के तहस नहस करने के दिन चल रहे हैं, वहां भी अगर आप देखें तो भारत के भीतर की कोई ना कोई शक्तियां होती हैं जो राष्ट्रभाव को कमजोर करती हैं, जिसका लाभ हमेशा विदेशी उठाते हैं। असल में ये बात जो चर्चा उठ रही है आज, जैसे आप बात कर रहे हैं, किसके हैं, मुझे क्या लगता है कि आज़ादी के पहले सुभाष बोस के प्रति कांग्रेस का जो रवैया था, जो विरोधी रवैया था, वो शायद उभर के सामने आ रहा है, और लोग उसकी ही चर्चा करके उस पृष्ठभूमि में आज की बात देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी राहुल जी, आप समझ रहे हैं कि इतिहास में कितना कुछ छुपा हुआ है, और यहाँ पर तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अंग्रेजों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है लड़ते नजर आए। उनके काफ़ी आंदोलन, उनकी विचारधारा को कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेता, जिसमें बड़े बड़े धुरंधरों के नाम है, जिन्हें हम बहुत ही सम्मानपूर्वक बोलते हैं, वो भी मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को क्या वाकई में अधिकार है, नैतिक अधिकार है कि उनको कांग्रेस का नेता कहना? देश में कांग्रेस को ही सिर्फ नैतिक अधिकार है सुभाष चंद्र बोस जी को मानने का। और इतिहासकार है तो देश में इतिहासकार भी कई तरह के होते हैं। आजकल हिंदुस्तान में जिसका जैसा मन होता है वो वैसा इतिहास भी बताना, ये देश के मीडिया में हम देख रहे हैं। मुझे ये बोलते हो कहीं कोई क्रांति नहीं है, मगर मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ और आपकी सारी बात को स्वीकार करता हूँ। दूसरी नहीं, मतलब आप स्वीकार करते, आप इतने बड़े वरिष्ठ इतिहासकार जो हैं, सुरेश मिश्रा जी की इतिहास की जानकारी पे आपने प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया, और फिर आप कहते हैं कि मैं उनको इतनी बात बोलना चाहता हूँ, इन इतिहास
बात इन मानता हूं। हाँ जी। आप एक बार ये भी बता रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने करा था, उसका आपने कहीं कोई उल्लेख नहीं करा। अंग्रेजों का मुखबिर कौन था? कांग्रेस पार्टी के प्रति सुभाष चंद्र बोस जी के मन में भ्रांति हो सकती है क्या है, क्योंकि मैं इतना इतिहास का बारे में जानकार नहीं हूं और आपका बड़ा सम्मान करूंगा, आपसे मुझे सीखने को मिल रहा है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी और अंग्रेजों के मुखबिर कभी सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों के तारे नहीं हो सकते। गोडसे के लोग जो महात्मा गांधी से ज्यादा महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को मानते हैं, उनको कभी सुभाष चंद्र बोस जी का प्रेम और वो नहीं मिलता। क्यों याद नहीं आए? पिछले वर्ष भी आज शिवराज जी गए, शिवराज जी 16-15 वर्षों पहले भी मुख्यमंत्री थे, कितनी बार सुभाष चौराहे पर जाकर उनने जयंती मनाई। मुझे आप पूर्व के फोटो आप खुद देख लीजिए, आप तो इतने सारे चैनल्स में रहे और आपको पूरा नॉलेज है, कभी कहीं मुझे कोई भाजपा के लोग नहीं दिखे। हमारी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हर वर्ष 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में नमन करते हैं, हम अपने अपने क्षेत्रों में मनाते हैं और कांग्रेस से हटकर भी हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं। आज का दिन हमें ये बचपन से याद है कि 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, वो हमारे राष्ट्रनायक और राहुल गांधी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन की विरोधी आरएसएस है क्या, जो गोडसे को मानते हैं, कोई गोडसे के भोपाल की सांसद इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पैनल में आप वो लोग कभी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या सम्मान करेंगे? दुनिया कहाँ राष्ट्र की बात चलती है, चुनाव आ रहा है, कहाँ नरेला पे जाते हैं, इनको ये भोपाल और राजस्थान याद आएगा तो पृथ्वीराज चौहान जी याद आ जाएंगे, तमिलनाडु में अभी कोई तैयार होंगे, केरल में भी तैयार होंगे। एक मिनट राहुल जी एक मिनट, देश के इतिहास पुरुषों को याद करने में दिक्कत क्या है? मतलब पृथ्वीराज चौहान जी को अगर याद किया जा रहा है, हम करते हैं, अगर शिवाजी महाराज जब हम भगवान श्री राम का चंदा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं हमें? तो क्या श्री राम इनकी बपोती है? कोई किसी की बपोती नहीं, सब हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के, चाहे वो भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, भगत सिंह जी हो, महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, वो इनकी भी हमारी सब है। कहीं कोई किसी का नहीं कमलनाथ जी कहाँ हैं, राहुल गांधी जी कहाँ हैं, सोनिया जी कहाँ हैं? सबने अपने अपने स्तर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। टीवी पे नहीं देखा, अरे सभी मना रहे हैं साहब। अभी लाठीचार्ज हुआ दिग्विजय सिंह जी पर, अभी ये करके अभी जेल शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ले गई, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। अभी आप ये बताओ, ये देश पे और राष्ट्र पे चल रही है और ये नरेला पे लेके आ रहे हैं बात। नहीं तो मैं भोपाल में रहता हूँ, मेरे शहर में मूर्ति हटवाई ना, चिंतन की बात, विश्वास सारंगी की विधानसभा में पीसी शर्मा जी ने विरोध करा, पूरे मीडिया में छपा, आशुतोष जी के चैनल पे दिखाया गया। सुरेश मिश्रा जी बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि एक आखिर में बचपन से मैं सवाल बस पूछूं सर, माफी चाह रहा हूँ, मेरे सवाल को भी आप शामिल कर लीजिएगा अपने उसमें। बचपन से हम लोग ये सोचते थे कि क्या, जब हमको बताया जाता कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे 200 साल तक, हम फलाने के गुलाम रहे इतने सैकड़ों साल तक, बड़ा दर्द होता था, एक पीड़ा होती थी और एक मन में वो होती थी कि हम होते तो ऐसा कर देते। मतलब सच्ची बात मैं आपको अपने दिल की बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से राहुल जी, प्रवीण जी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि एकदम लगता था कि हम होते तो ऐसी ईंट से ईंट बजा देते थे। ये क्या धरना प्रदर्शन, हम सीधे हम हथियार उठाते, हम बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद, जो भी उस वक्त के नारे होते, क्योंकि उसके पीछे जब अपना इतिहास देखते हैं तो हम तो पृथ्वीराज चौहान, श्री रामचंद्र जी, जैसे कि खुद राहुल जी बता रहे हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, हमारा इतिहास वीरों से भरा था। तो अचानक से उस कालखंड में ऐसा क्या हो जाता है कि हम एकदम से बिल्कुल ही ऐसे पथ पे बढ़ते हैं जैसे अहिंसा का पथ कहा गया, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल इस हद तक कि सालों सालों तक हम गुलामी सहने पर मजबूर हैं और चंद हजार मुट्ठी भर अंग्रेज आते हैं और हम पे राज कर जाते हैं। मेरा सवाल यह कि क्या वाकई में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो नाम दिया गया वो वाकई में वैसा ही था जैसा हमें पढ़ाया गया, या फिर ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो कहीं ना कहीं डिफ्यूजन वाली थी कि कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो, जैसा आप बता रहे हैं, उसको डिफ्यूज कर दिया जाता था? क्या हम उससे कहीं पहले आजाद हो सकते थे जो नहीं हुए? मुझसे पूछ रहे हैं जी? हाँ। एक बात बहुत साफ है, देखिए कि ये जो सशस्त्र क्रांतिकारी हमारे यहाँ हुए उनके बारे में बड़ी गलतफहमी ये है कि वो स्पोरेडिक था, माने कहीं कहीं हुआ, जबकि तथ्य ये बताते हैं कि सारे देश में उनका एक संगठन था और परस्पर एक दूसरे के संपर्क में थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतिहास की जो मुख्य धारा की किताबें हैं उनमें जब आज़ादी की लड़ाई का विवरण मिलता है तो उसमें क्रांतिकारियों की भूमिका के बहुत तोड़ तोड़ के बताया गया कि बंगाल में ये हो गया, अमुक साल में भगत सिंह यहाँ पर हो गए, लेकिन एक सारे देश में एक जल्जल आ रहा था बंग भंग के बाद, बल्कि थोड़े उसके पहले भी अगर आप चाफेकर बंधुओं को देखें तो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका था जिससे कि क्रांतिकारी इकट्ठे थे, जिसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे और लगातार चलता रहा है। एक तो ये बात इतिहास की जो धुंधली हो गई है और उसको दिखाई नहीं जा रही है। अच्छा, दूसरा मैं एक बात और सोचता हूँ इस चर्चा के दौरान कि चलिए
सुभाष बोस को उस समय के मुख्य राजनीतिक दल ने कभी तवज्जो नहीं दी और उनको दूर ही रखा और इसलिए उनको त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन आज़ादी के बाद अगर उनको लग रहा है कि भाई हम उनको सम्मान दे रहे हैं, तो चलो सुबह का बुला शाम को घर आ रहा है, तो हम ये मानेंगे सम्मान दे रहे हैं, वो चाहे तब नहीं दिया तो अब दे रहे हैं, मुझे ये लगता है। ठीक है रमेश सर, क्या एक सवाल है, नहीं एक सेकंड बस। अभी रमेश चंद जी ने कहा था कि जब भी कभी भी कोई भी राष्ट्रवाद की बात करता है, अरे बड़ों का सम्मान करो, बड़ों को बोलने दो, उनके बीच में मत बोलो। राष्ट्रवाद सब बोल लेंगे, हमसे लिखे बड़े हैं, हो गया मेरी बात। हमारे पिता तूने उन लोगों हाँ, को मत बोलो। मुझे मालूम है, वो मेरे आप बड़े उन्हें भाई। बोलने दीजिए, नहीं अब उनको बोलने को नहीं कहा। जितने तो पत्थर फेंकने हम लोगों को मैं वही चाह रहा हूँ प्रवीण जी, राहुल जी मैं मौका दूंगा, वो बस बड़े एक सेकंड। पिता रमेश जी मेरा एक सवाल है। हाँ बोले। रमेश जी मेरा सवाल है जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का निधन को लेकर, देहांत को लेकर भी बहुत सारी कहानियां बनी। क्या आज़ादी के बाद हमारे इतने बड़े नेता जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, और अब जिस तरह से आप बता रहे हैं सर, हम तो दंग हैं कि उन्होंने भेष बदलकर वो काबुल तक गए, काबुल से जापान तक गए। आज अगर आज के दौर में हम सोचें कि साहब भारत से काबुल और काबुल से जापान जाना है, तमाम सुख सुविधाएं और तमाम अत्याधुनिक तमाम परिवहन की सेवा होने के बावजूद भी हमको 10 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे दौर में उन्होंने इसका कारनामा करके दिखाया, लेकिन उनके निधन को लेकर क्या आज़ादी के बाद भारत की सरकारें उतनी गंभीर थी कि नेताजी के आखिर निधन कैसे हुआ? क्योंकि बड़ा रहस्यमय उनकी बातें कही जाती हैं और चर्चा में आगे साहब वो जो बाबा जी घूम रहे हैं वो नेताजी थे, कोई कहता है कि यहाँ पर जो फलाने जी थे वो असल में नेताजी थे। तो बड़ा दुख होता है कि इतने बड़े शूरवीर को लेकर हम ठीक तथ्यात्मक जानकारी भी आज़ादी के बाद प्रस्तुत नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है? ये वाकई आपने बिल्कुल सही कहा। वो दिसंबर 1945 में दुर्घटना घटी, विमान दुर्घटना, उसमें उनका शव नहीं मिला और उसके बाद अलग अलग तरह की बातें आई। कुछ इतिहासकार हैं, बल्कि मुझे अभी सुरेश जी ने ही 2-3 दिन पहले बताया था, कुछ पुस्तकों का नाम लिया था कि उसमें कुछ लोग उनसे मुसोलिनी की जेल में, रसिया की जेल में मिल करके आए थे और उन्होंने किताबों में जिक्र किया हुआ है। ये विवरण भी मौजूद मिलता है। एक विवरण ये भी मिलता है कि आकर के अयोध्या में वो रहने लगे थे और जो 7 सैनिक थे उनके, वो उनके शिष्य के रूप में रहने लगे थे। और वो जो लोग दावा करते हैं कि अयोध्या में रहने लगे थे, उनका कहना है कि 85 में फिर नेताजी का वहाँ पर स्वर्गवास हुआ। जो भी सत्य हो, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार के स्थल पर हर दल की सरकार आई है, कांग्रेस की भी आई है, मिली जुली भी आई है, भाजपा भी पिछले काफी दिनों से है। नेताजी की मृत्यु का एक रहस्य की जो एक प्रकार से नए सिरे से जो खोज होनी चाहिए थी, मैं समझता हूं उसकी बहुत आवश्यकता है। इतना बड़ा महानायक जो वाकई आज के युवा पीढ़ी का और देशभक्त का नायक होना चाहिए, उसकी मृत्यु पर रहस्य का पर्दा आज भी पड़ा हुआ है। उस पर हटना तो चाहिए। आशुतोष जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया। रमेश जी भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, दोनों से मैं जानना चाहता हूँ छात्र के नाते, क्या ऐसी संधि थी कि अंग्रेजों से जो सरकार तत्कालीन आई थी 1947 के बाद की सरकार आई थी, जो कि अगर उनको शव भी मिलेगा, अगर वो मिलेंगे तो वो अंग्रेजों को सौंपेंगे, ऐसी उस सरकार, तत्कालीन सरकार ने ऐसी कोई संधि की थी क्या? देखिए उसका कारण, एक आपकी बात का हूं, उससे पहले मैं एक बात अपनी कहना चाहता हूं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये जो माउंटबेटन थे, जो कि उनके अंतिम गवर्नर और हमारे उनके अंतिम वायसराय और हमारे प्रथम गवर्नर थे, ये सेकंड वर्ल्ड वार में वहां पर तैनात थे जहां ब्रिटिश इंडिया की फौज लड़ रही थी। मतलब मोटे तौर पर भारतीय लोग जो ब्रिटिश वहां पर उसके इंचार्ज थे, और आजाद हिंद फौज जापान के मुकाबले जहां लड़ रही थी वहां का ये माउंटबेटन इंचार्ज थे। और स्वाभाविक रूप से जब स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर ये बने, तो सुभाष चंद्र बोस जी को चूंकि सारा का सारा सिस्टम वही था, वो सैनिक वही थी, इंटेलिजेंस वही था, प्रशासनिक अमला वही था, और तो और कानून की बहुत सारी धाराएं वही थी, जो कहते हो, क्योंकि हमने ब्रिटिश इंडिया का स्वरूप स्वीकार किया था। और जब तक चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य गवर्नर नहीं बने, मैं समझता हूँ आज़ादी के साल या 1.5 साल तक सिलसिला चला था, तारीख प्रोफेसर साहब बताएंगे। तो कुल मिलाकर के इसके कारण दबाया, और चूंकि हम उनके ब्रिटिश इंडिया थे, तो स्वाभाविक रूप से उन पर वो कौन सा कार्नर वाला वारंट अंग्रेजों ने जारी किया था, जो आज़ादी के बाद निरस्त नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में अगर उनका शव मिलता या वो जिंदा मिलते, हमको ब्रिटिश सरकार को सौंपना ही पड़ता। मतलब ये आज़ादी के बाद भी? जी, आज़ादी के बाद कभी भी जब भी टिल डेट जब भी मिलेंगे तब हमको ऐसी संधि है। पर एक बात शर्मनाक संधि किसने की है? हमको बता रहे थे आजादी के पहले, हमको बताया जा रहा था कि हम लोग मतलब क्या, लेकिन संधि की क्यों गई सर? ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। मतलब ये अरे आप मतलब घिन आ रही है इस बात सुनकर। आज़ादी के पहले हुई ना वो,
संधि हुई ना। संधि किसने की सर? नहीं, आजादी की देखिए जो मसौदा तैयार हुआ था, एक सेकंड ना, ये टूटी कब संधि सर? देखिए मोटे तौर पर एक बात समझ सर, एक सर माफी चाह रहा हूँ सर, ये टूटी कब संधि सर? देखिए मोटे तौर पर मैं ये बता रहा हूँ, आज़ादी जो मिली उसका प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होने के बाद लंदन में उसकी बैठक हुई और मसौदा तैयार हुआ किस तरीके से विभाजन होगा और किस प्रकार सरकार चलेगी, और वो फार्मूला माउंटबेटन को देकर के भेजा गया। तो हमको जो आज़ादी का समझौता मिला 15 अगस्त 1947 के पहले जो समझौते हुए, उस समझौते में जो अंग्रेजों का दोस्त था वो हमारा दोस्त, जो उनका दुश्मन वो उनका दुश्मन, और उन्होंने कुछ स्थायी वारंट उनको सौंपे थे जो एग्रीमेंट का हिस्सा बना, न केवल सुभाष चंद्र बोस का बल्कि और कई ऐसे सेकंड वर्ल्ड वार के जो युद्ध अपराधी घोषित किए गए थे। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध अपराधी घोषित किया गया था, तो जो सेकंड वर्ल्ड वार के जितने भी युद्ध अपराधी थे उसमें सुभाष चंद्र बोस भी एक शामिल थे। वो लोग जब भी मिलेंगे तब उनको सौंपा ही जाएगा मित्र राष्ट्रों को, ये समझौते का हिस्सा था। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जी, बल्कि दो बातें। एक तो ये कि इतने बरस तक वो सारे 100 फाइलें खोली नहीं गई सुभाष बोस के बारे में, बड़ा दुर्भाग्य था ये, लेकिन अब कम से कम वो 100 फाइलें खुल गई हैं। उससे वो दुर्घटना और उसके बाद की घटना का हम विश्लेषण कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। ये कम से कम ये तो हुआ जो नहीं हुआ। के बाद कब तक इन फाइलों को दबाए रखा गया सर? आज़ादी के बाद? हाँ, आज़ादी के बाद 70 साल तक। अभी कुछ महीने पहले शुरू हुआ। राहुल जी सुन रहे हैं आप? हाँ, 2020 में अब रहस्य निकलेगा कि दुर्घटना हुई कैसी हुई, कहाँ गए, वो तो पता चलेगा उससे। एक बात ये, दूसरा ये भी है कि सुभाष बोस के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो हम एक तरफा बात ना करें, हमेशा उस वक्त के हालात को देखें, और उस वक्त के हालात में कैसे उन्होंने फेस किया, उसको कितना दुखद रहा फेस की। आप देश में सबसे अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं, और आप 41 साल की उम्र में प्रेसिडेंट हो रहे हैं कांग्रेस के, और सारा देश इनको चाह रहा है, लेकिन उनके सहयोगी इनको नहीं चाह रहे हैं। ये एक बड़ी दुर्घटना है इतिहास की। हम जैसे इतिहासकार सहयोगी कौन थे सर उस वक्त में? और इसलिए सहयोगी कौन थे सर उस समय? सुभाष चंद्र जी के सहयोगी कौन थे? नेताजी के सहयोगी कौन थे उस वक्त जो नहीं चाह रहे थे उनको? पूरी कार्यकारिणी सर, 2 नाम आप ले पाए? पूरी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी थे, उपाध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी उनके खिलाफ। ये बड़ी दुर्घटना है, बड़ी दुखद बात है ये। और अगर वो शायद रहते यहाँ पर तो शायद तेजी से कुछ काम होता, और हमें इसकी तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने शस्त्र उठाने का केवल व्याख्यान नहीं दिया, भाषण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने शस्त्र उठाए। और यहाँ तक कि जब पहली बार जर्मनी गए वो, तो जर्मन सरकार ने उन 3000 भारतीयों को जो कि अफ्रीका में कैद किए गए थे रोमेल के खिलाफ लड़ते हुए, उन 3000 हिंदुस्तानी कैदियों को उनके तरफ कर दिया कि आप इन 3000 कैदियों के सेना नायक। और फिर सिंगापुर में तो आप जानते हैं कि कितनी बड़ी विशाल सेना थी। तो इतनी क्षमता उस आदमी की थी, इतना विजन उनका था, लेकिन भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य कि ऐसा जो सूरमा था हमारे हाथ से निकल गया, हमने उसको स्थान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। भारतीय इतिहास या भारतीय उस समय की सरकारें, राजनेता जो अपने महिमा मंडन कराती है। मैं छोटा कमेंट जरूर लेना चाहूँगा सर। अब मौजूदा दौर में राहुल जी, जब आपको इतनी इतिहास की जानकारी मिल चुकी है, काफ़ी तथ्यात्मक, और अब तो खैर गूगल भी है, काफ़ी लाइब्रेरी भी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी भी है, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है ना कि आज़ादी के बाद से आपकी सरकारें थी, और अगर उन फाइलों को दबा के रखा गया, मतलब नेताजी के निधन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, और इस तरह की संधि कि साहब अगर शव मिलेगा तो सौंप दिया जाएगा, वो भी आज़ादी के कई सालों के बाद तक वो बरकरार रहती है वो संधि। विरोध जो था नेताजी का वो तत्कालीन कांग्रेस के ही कार्यकारिणी से था, जिसमें महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, तमाम बड़े बड़े लोग थे। 41 वर्ष की उम्र में वो अध्यक्ष बन जाते हैं, और उनकी इस उपलब्धि पर उन्हीं की ही जो लोग हैं आसपास के तत्कालीन कांग्रेस के नेता, वो कहीं ना कहीं ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं। ये इस तरह की जानकारी इतिहासकारों के जरिए इस प्रोग्राम में मुझे मिल रही है, आपको भी मिल रही है। आपका विचार? एक जानकारी और दे रहा हूँ मैं जी। एक किताब है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, यानी पुराने पत्रों का एक समूह। उसमें 2 चिट्ठियाँ हैं। नेहरू जी ने जो उनको चिट्ठी लिखी, करीब 16 पेज की चिट्ठी है वो, और वो सारे मतभेद के जो बिंदु थे उन पर चर्चा की गई है। और पहले सुभाष बोस ने उनको करीब 14 पेज की चिट्ठी लिखी, छपे 14 पेज, और उसका जवाब नेहरू जी ने बहुत लंबा दिया। और जो इनको लग रहा था कि इनकी उपेक्षा हो रही है, मतभेद हैं, उनको स्पष्टीकरण देते हुए नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी उनको, वो छपी है, हिंदी शायद अनुवाद भी हो चुका है उस किताब का, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, एडिटेड बाय नेहरू जी। सुरेश जी, आप ये भी तो बोल रहे हैं कि, माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूँ, आप ये भी तो कह रहे हैं कि लगातार पूरे भारतवर्ष में, उस समय तो पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश में हमारा हिस्सा हुआ करता था, सशस्त्र क्रांति सिर्फ एक जगह नहीं थी, सभी जगह पर जो है विरोध शुरू हो चुका था। तो सर, ये हमें जो नैरेटिव बताया गया वो ये कि
बिना खड़क बिना ढाल हमें आज़ादी मिल गई और अहिंसा आंदोलन से महात्मा गांधी जी पे प्रश्न मैंने नहीं प्रश्न पूछा, आशुतोष जी मैंने तो शब्द नहीं बोला। साबरमती के संत ये गर्व से मैं पूछ रहा हूँ सवाल, देश का बच्चा नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, इतिहास का सवाल पूछ रहा हूँ। जी लीजेंड है, भगत सिंह नहीं मैं तो सवाल, महात्मा गांधी जी नहीं मैंने अभी नाम तो नहीं लिया, आपने नाम लिया है, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं भारत का इतिहास जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर प्लीज, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं प्रश्न तो नहीं पूछा मैंने प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाया। आप लोगों ने गोडसे देश का पहला आतंकवादी था, ये आप बोलिए। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। निश्चित तौर पर आप बोल सकते हैं, मेरी सांस कहती है 130, बिल्कुल बोल सकते हैं। और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। बिल्कुल, मैंने शब्द भी, मैंने तो गांधी जी का नाम लिया नहीं है। आप मेरे मुंह में अपने शब्द ना ठूसे भैया, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, थोड़ा इतिहास को समझ लें अपन। उनका यह कहना था कि क्रांतिकारी बहुत ही बड़े स्तर पर अलग अलग जगह पर पूरे भारतवर्ष में क्रांति करे थे। देखिए एक परसेप्शन जो हमारा है ना अभी भी आज भी राहुल जी कि भारत जो है बहुत ही कोल्ड स्टेट है, वो आक्रामक क्षमता नहीं रखता है, तो इसका फायदा हमारे पड़ोसी मुल्कों ने, हमारे दुश्मन मुल्कों ने खूब उठाया, चीन ने, पाकिस्तान ने। मैं तो ये परसेप्शन को ठीक कर रहा हूँ कि हमारे सुनिए तो, अरे सुनिए तो सही, मैं उस परसेप्शन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्रांतिकारी थे ना, क्योंकि इस तरह का हमें तो सिर्फ यही बताया गया कि 2-4 क्रांतियों के बारे में बताया गया, जैसे कि हमें सुरेश जी ने बताया, जो हमने पाठ्य पुस्तक में पढ़ी, आप और हमने साथ में पढ़े हम लोग, तो वही पाठ्य पुस्तक में हमने वो देखा है। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय बाकी बचा है कि क्या सर जो क्रांतिकारियों का योगदान था उसको क्या वाकई में उतना स्थान दिया गया आज़ादी के आंदोलन में? मैं तो आज़ादी के पहले कह चुका हूँ ना कि नहीं दिया गया, नहीं दिया। और दूसरी बात ये भी है कि ये मानना कि बाद 1842 के बाद भी जो आंदोलन चल रहे थे उनसे आज़ादी मिली, ऐसा नहीं है। असल में इतिहासकार ये कहते हैं कि जब व्याख्या करते हैं कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसके बाद ऐसे हालात बदल गए। उसके विरोधी कौन-कौन थे, थोड़ा जानकारी चाहता हूं, बता दीजिए। फिर चर्चा का विषय को नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, पर मेरी बात तो मेरे पिता बोले उसके विरोध किस-किस ने करा था हिंदुस्तान के उत्सव, पर मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ कि जो सारा देश इकट्ठा हो गया, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरे जो दूसरा महायुद्ध चल रहा था तेजी से, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बदली, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये माना गया आज़ादी के लिए कि उस वक्त जब रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया तो अंग्रेज़ों को लगा कि हमको अब छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि जनता को तो हम दबा सकते थे लेकिन अब फौज को कैसे दबाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है ये उस जमाने की। उस समय तत्कालीन जो संस्थाएं थी उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने करा था? आरएसएस की क्या भूमिका थी भारत की आजादी में? थोड़ा सा बता दीजिए। भारत के इतिहास के बारे में 2 बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। पूरी दुनिया गुलाम में, कोई देश ऐसा नहीं जो गुलाम ना रहा हो, हम भी गुलाम रहे, लेकिन जितने लंबे समय तक हमारी गुलामी रही उतनी लंबे समय तक किसी दूसरे की गुलामी नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद भी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने सरेंडर कर दिया, उनका सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से उनका स्वरूप बदल गया, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं भारतत्व, भारतीय संस्कृति है। और भारत में यद्यपि ये बात सही है कि कई बार तो हम गुलामों के गुलाम रहे, जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और हम कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम, भोपाल नवाब अंग्रेजों का गुलाम और हम भोपाल नवाब के गुलाम, तो हम गुलामों के गुलाम रहे। लेकिन एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया जहां प्रतिरोध ना हुआ हो, मतलब गुलामी के साथ साथ प्रतिरोध बराबर चला। ये जो मौजूदा कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ, नेहरू जी का जन्म 1884 या 85 में हुआ, लेकिन 1857 और उससे पहले संभल में क्रांति हुई 1827 में, तो सन्यासी विद्रोह को आप देख लें। तो ये जो कुल मिलाकर के है, भारत में कभी भी क्रांति की मशाल नहीं बुझी और सशस्त्र संघर्ष सदैव जारी रहा, और ये सशस्त्र संघर्ष जो है वो सतत रहा। यद्यपि इसमें अहिंसक लोगों का भी योगदान है, हिंसक लोगों का भी योगदान है, लेकिन कुल मिलाकर के इतिहास में ये बात सही है कि क्रांतिकारियों को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिला, और वो स्थान भी दिया जाना चाहिए। जी जी जी, कि आप जो कह रहे हैं ना कि 1857 के बाद, मैं कह रहा हूँ प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। हाँ। और प्लासी के युद्ध के 6 साल बाद सन्यासी आंदोलन हुआ, तो प्लासी के युद्ध के 6 साल बाद से ही प्रतिरोध शुरू हो गया, सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया, सन्यासी आंदोलन। हाँ, और कम से कम 90-100 जो है विद्रोह हुए हैं 1757 के बाद। तो ये संघर्ष तो शुरू से चल रहा था।
शस्त्र उठा गए थे। प्लासी का इतना बड़ा युद्ध था, अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो क्लाइव के हाथ में था और फ्रांसीसियों का डुप्ले के हाथ में था। तो कुल मिलाकर के सन्यासी विद्रोह का मैंने जिक्र किया ही है। भारत में क्रांति की मशाल, विद्रोह की मशाल कभी ठंडी नहीं हुई। मतलब ये कहना कि हमें बहुत, फिर राहुल जी फिर चिढ़ जाएंगे, ये कहना है कि सिर्फ कुछ नहीं, मेरे कुछ ये कहना है कि आज़ादी में सिर्फ एक ही संगठन का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर अब तो बहुत पीछे चले गए। सन्यासी आंदोलन में जहाँ बिगुल जहाँ पे बजा है, जहाँ पर सन्यासी ने चिमटे, मैं तो पढ़ूंगा सर, मैं पढ़ूंगा सर, और अपने ज्ञान को भी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों से मार्गदर्शन लूंगा। और मैं चाहूंगा दर्शक जो इस समय स्वदेश न्यूज़ देख रहे हैं वो भी सन्यासी आंदोलन के बारे में पढ़ें कि आखिर आज़ादी की जो हमारी जो लड़ाई है वो कब से शुरू हुई है, किन लोगों ने शुरू की। अंतिम कमेंट में दोनों, प्रवीण नापी जी, राहुल जी का लूंगा। जी राहुल जी, आप पहले बोलें। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप कह रहे हो हमें नहीं बताया गया। आपका जन्म हुआ था शायद 5-7-8 साल में की एज में होंगे। आप महात्मा गांधी जी को जानते होंगे, आप नेहरू जी को जानते होंगे, आप भगत सिंह जी को जानते होंगे, आप सुभाष चंद्र बोस जी को जानते होंगे, वल्लभ भाई पटेल जी को जानते होंगे, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री, जो भी है बहुत सारे इस तरह के लोगों को आप 7-8 साल की उम्र से, मैं आप यहाँ बैठा हर व्यक्ति जानता है, सबको सब बताया गया। हम इन सबका सम्मान बचपन से करते हैं, इनकी जयंती मनाते हैं। ये कहीं कोई विषय नहीं है, ये विषय से भ्रमित करा जा रहा है। आज चूंकि विषय सिर्फ इतना सा है, मैं एक बात कहूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं तो कह रहा हूं और भी पार्टियां उनको प्रणाम करें, नमन करें, वो इतने लीजेंड है। 130 करोड़ लोग मना, और पाकिस्तानियों से भी अपील करूंगा कि आपके समय थे वो, तो उन्होंने, बांग्लादेश के लोग भी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाएं और उनके आदर्शों पर चले, और हम भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाएं। इसमें कहीं कोई वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इस पर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी पे क्वेश्चन मार्क उठाएं या कांग्रेस, आप ही उठा रहे हो साहब, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। आप उठा रहे हो। अगर जो भी इतिहास अगर ऐसा सोचेगा तो वो नहीं बनाया जाए। और मैं भारत के प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि की प्रार्थना करूंगा कि हर वर्ष बंगाल जाना। मोदी जी, निवेदन करता हूं एक मतदाता के नाते, अगले साल भी जाना, उसके बाद भी जाना, 23 में भी जाना, और पराक्रम दिवस मनाना, और सुभाष चंद्र बोस अमर रहे का नारा लगाना। और शिवराज जी अगले साल, प्रवीण नापी जी, फाइनल कमेंट आपके। इसको मैं वेट करूंगा, सुभाष चौराहे पे आपका भी। ठीक है, प्रवीण नापी जी फाइनल कमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जय हिंद। निश्चित तौर पे मुझे तो लगता है कि ठीक है, इस मुद्दे पर बिल्कुल राहुल जी आपने भी अपनी बात बिल्कुल पुरजोर तरीके से रखी। यहाँ पर इतिहास को बदलना नहीं जा रहा, इतिहास के बंद पड़े हुए झरोखों को खोलने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, और ये कोशिश स्वदेश न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगी। और निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर आप सभी चारों विभूतियों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, राहुल जी का भी, प्रवीण जी का भी, सुरेश जी का भी, रमेश शर्मा जी का भी। आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक तरीके से, और मैं पहली बार मैंने इस तरह की जो है इस चर्चा में शामिल हुआ जहाँ पे बहुत ही संयत तरीके से आप सभी ने अपने अपने विचार रखे और उन झरोकों को कहीं ना कहीं टटोलने की कोशिश की है। लेकिन इतिहास में काफ़ी कुछ बाकी है, इतिहास में काफ़ी ऐसे पन्ने बाकी हैं जो या तो जानबूझकर या फिर कहीं ना कहीं हम पर उनकी नज़र ही नहीं पड़ी, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास को, उन पन्नों को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब तक अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक ना तो हम अपना वर्तमान ना फिर अपना भविष्य सुधार सकेंगे। स्वदेश न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी रहेगी। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आप और भी क्या कुछ जानना चाहते हैं, हमें अवगत कराइएगा। अपने दोस्त आशुतोष को फिलहाल दीजिए इजाज़त। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।